आपका ये वीडियो जिसमें आपको प्रिज्म तथा उसके एग्जाम्पल्स तथा सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आपने स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में जाना, उसके थ्रू जब लाइट जाती है तब क्या होता है, लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है, पावर, मैग्नीफिकेशन, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताया गया था। अभी आपका टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो ऑप्टिक्स में प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी माध्यम है जो कि प्रकाश का अपवर्तन करता है। और सबसे पहला इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम दो सपाट सतहों के मध्य में एक कोण का होना अनिवार्य है। और प्रिज्म का जो पदार्थ होता है वो समांगी होता है या होमोजीनियस होता है। आपको आपके कोर्स में प्रिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी हैं जो कि आपको बताया जाएगा। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर अपवर्तित हो रही है तो वह रंगों में विभक्त हो जा रही है। इसी घटना को हम प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण कहते हैं। यह ऐसा क्यों होता है? इसके पहले हम प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को समझते हैं, तत्पश्चात हम इस परिघटना का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहला आपको यह जानना ज़रूरी है कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। तो चित्र में आपको दिखाया गया है कि ABC एक प्रिज्म है जिसमें PQ एक आपतित किरण है तथा RS एक निर्गत किरण है, QR एक अपवर्तित किरण है। हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अतः इस चित्र में भी हम देखते हैं कि यह आपका वायु है या यह विरल माध्यम है, यह आपका सघन माध्यम है, यह सघन माध्यम है तथा यह विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण PQ विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है तथा हम QN अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब से आपतित किरण की ओर बना कोण
आपतन कोण है जो कि I है, इसी प्रकार अभिलंब से अपवर्तित किरण की ओर बना कोण R1 है जो कि अपवर्तन कोण है। फिर हम QR किरण के लिए अभिलंब NR है। फिर हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इस चित्र में भी आपको यही दिखाया गया है कि प्रकाश की किरण RS अभिलंब से दूर हट रही है। और विचलन कोण हम किसे कहते हैं कि जब हम आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो कोण बनता है यही आपका डेल विचलन कोण है। अब हम AQNR एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अतः एंगल A प्लस QNR इक्वल टू 180। इसी तरह से हम त्रिभुज QNR को लेते हैं तो हम देखेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस QNR बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं जिससे हम पाते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A। इस प्रकार से डेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। यह देखिए इसको किस प्रकार से हमने प्राप्त किया। डेल बराबर, हमने आपको बताया कि डेल बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो हम त्रिभुज में देखते हैं MQR त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। तो इस त्रिभुज में हम एंगल MQR को हम लिख सकते हैं I माइनस R1। इसी तरह से MRQ को हम लिख सकते हैं E माइनस R2। और त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उससे भुज की भुजाओं से लगे बहिष्कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से हम डेल बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 लिख सकते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो I प्लस E माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 इक्वल टू A हमने प्राप्त किया था। इस प्रकार से R1 प्लस R2 का मान रखने पर डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A। यह तो हुआ आपका विचलन का मान I प्लस E माइनस A। अब हम मिनिमम डेविएशन या अल्पतम विचलन की बात करते हैं। तो अल्पतम विचलन कब होता है उसके लिए हमको समझना पड़ेगा प्रिज्म को कि अल्पतम विचलन प्रिज्म में कब हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसके लिए ग्राफ देखते हैं। यह ग्राफ आपतन कोण व विचलन कोण के बीच खींचा गया है। हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे
आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा एक बिंदु पर या अल्पतम मिनिमम बिंदु पर हमें न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है। न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है जो कि कब संभव है, जबकि I इक्वल टू E हो, अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों ही बराबर हो। उस दशा में हमको जो विचलन कोण प्राप्त होगा वो न्यूनतम होगा। इसके वैसे हम वैसे जो है विचलन कोण न्यूनतम हमें नहीं मिलता है। और हम चित्र में भी देखते हैं कि जब I इक्वल टू E के हो जाएगा, दैट मीन्स उस समय विचलन कोण न्यूनतम होगा। अतः जब I इक्वल टू E के बराबर हो जाएगा तब R1 इक्वल टू R2 के बराबर हो जाएगा। और R1 इक्वल टू R2 का बराबर यह मतलब हुआ कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में जो यह अपवर्तित किरण QR है वह प्रिज्म के बेस अर्थात BC के पैरेलल हो जाती है। यह एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है कि अल्पतम विचलन कोण की दशा में प्रिज्म से अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के बेस के या प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब I इक्वल टू E है तब R1 बराबर R2 के हो गया है। और हमने चित्र में देखा था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है। तो R1 बराबर R2 हमने रखा, उसको R के बराबर रखा, तो 2R इक्वल टू A अर्थात R इक्वल टू A/2 हमने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हमें अल्पतम विचलन कोण बराबर DM बराबर 2I माइनस A प्राप्त हुआ, या इस प्रकार से हम I इक्वल टू A प्लस DM/2 भी ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ अब स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम या स्नेल के अपवर्तन के नियम से हम यह फॉर्मूला लिख सकते हैं, जहाँ यह N21 क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, जहाँ N2 प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है तथा N1 वायु का अपवर्तनांक है। तो N2/N1 इक्वल टू साइन A प्लस DM/2 अपॉन साइन A/2। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से समझने की, इसको आप अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी ये फार्मूले का यूज़ है। एक प्रैक्टिकल आपका इसी फार्मूले पर बेस्ड है और एग्ज़ाम टाइम में तो पूछा ही जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर अभी तक तो हमने बात किया था कि एक प्रिज्म था जिसका एंगल था A, लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्रिज्म हो जिसका कि कोण जो कि बहुत छोटा हो, कोण बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि ये एंगल A जो है ये बहुत छोटा है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हम ये बात करेंगे तब हम क्या इस इक्वेशन को पाएंगे कि तब हम जब हमारा A भी बहुत छोटा हो गया तब हमारा जाहिर सी बात है कि DM तो और भी छोटा होगा, यानी कि विचलन कोण जो अल्पतम विचलन कोण है वो बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये जो साइन टर्म है इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन में उसको हम केवल साइन थीटा को थीटा के बराबर
मान सकते हैं। अतः n/1 बराबर a प्लस dm/2/a/2। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू प्राप्त हुई dm = n/1 माइनस a ब्रैकेट में a। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो भी आपका थिन प्रिज्म है वो लाइट को ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकते हैं, लाइट में ज़्यादा विचलन या प्रकाश में ज़्यादा विचलन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। आपको फिगर ये दिखाया गया था कि प्रिज्म से होकर के लाइट जा रही है जो कि अपवर्तन के पश्चात रंगों में विभक्त हो जा रही है। ऐसा किस कारण होता है? तो हम इसको समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो निर्गत प्रकाश में कई वर्ण या कई रंग देखे जाते हैं, जो कि आपको दिखाया गया है। तो और उनके क्रम हैं वो इस प्रकार होते हैं कि विबग्योर के टर्म में होते हैं, जहाँ V से आपका वॉयलेट है, I से इंडिगो है, B से ब्लू है, G से ग्रीन है, Y से येलो है और O से ऑरेंज एंड देन R से रेड। जिसमें हम इस चित्र में देख रहे थे, जब प्रिज्म लाइट अपवर्तित कर रहा था तो हमने देखा कि लाल रंग का प्रकाश में विचलन सबसे कम होता है तथा नीले रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन नीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और इसी घटना को हम परिक्षेपण कहते हैं। लेकिन ये परिक्षेपण होता कैसे है? क्योंकि हम यह जानते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अर्थात कांच का प्रिज्म है वह एक माध्यम है और उसका अपवर्तनांक जो है वह विभिन्न तरंगदैर्ध्य का अर्थ ये है कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कि बैगनी जामुनी आपने देखा 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो सारे रंग का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। तो जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। अतः कांच के प्रिज्म में बैगनी प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश अधिक चाल से गमन करता है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है। लाल प्रकाश अधिक चाल से गमन करता है, अर्थात लाल प्रकाश में विचलन बहुत कम होता है बैगनी प्रकाश की तुलना में। परंतु अगर हम निर्वात की बात करें तो उसमें यह प्रकाश की चाल तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। और प्रकाश की चाल जब तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करेगी तब निर्वात में सभी वर्ण समान चाल से गति करते हैं। अतः हमें निर्वात अथवा वायु में कोई भी जो लाइट है वह सफ़ेद रंग की होती है और जब हम किसी माध्यम से या प्रिज्म से उनको गुजारते हैं तो वह एक परिक्षेपण माध्यम का कार्य करती है और वह प्रकाश के 7 रंगों को विभक्त कर देती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित हो रही है
और अपवर्तन के पश्चात ये देखिए आप लाल रंग में सबसे कम विचलन है, लाल रंग में सबसे कम विचलन है, जबकि नीले रंग में सबसे ज़्यादा विचलन है। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब भी मिल गया है कि किस प्रकार से लाल रंग में सबसे कम विचलन क्यों होता है तथा नीले रंग में सबसे अधिक विचलन क्यों होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा और इसे हम विबग्योर कहते हैं। और हाँ, विबग्योर देखिए तो ये आपको बता दिया गया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। हाँ, इसको देखिए तो सबसे पहले जब ये हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया प्रिज्म के द्वारा, तो प्रिज्म के द्वारा जब हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था तो उसमें बहुत सारी, तो उसको साइंटिस्ट जो है वो यह मान रहे थे कि वह प्रिज्म से ही कोई रंग उत्पन्न हो रहा है जो कि सातों रंग में आ जा रहा है, और ये स्पेशली वाइट लाइट के द्वारा विभक्त हुआ रंग नहीं है। लेकिन न्यूटन के क्लासिकीय परीक्षण के द्वारा यह बताया गया कि जब प्रिज्म को उल्टा किया जाता है तो हमें फिर से वाइट लाइट ही प्राप्त होती है। अतः यह क्लियर हो गया कि यह वाइट लाइट के ही सारे के सारे यह पार्ट हैं। तो इस प्रकार से हम न्यूटन का क्लासिक पिक्चर भी समझ गए हैं, जो कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट पर ये बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट था। अब हाँ, ये आप देखिए कि ये बैगनी रंग है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वह 396.9 नैनोमीटर है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है 656.3 नैनोमीटर। यह तरंगदैर्ध्य क्राउन कांच के लिए इस रंग के क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक इतना है 1, तथा फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक क्राउन कांच के मुकाबले बढ़ गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि फ्लिंट कांच में विचलन क्राउन कांच के मुकाबले ज़्यादा होगा, उसमें विचलन कोण ज़्यादा, रंगों के बीच विचलन कोण ज़्यादा बनेगा।